नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम संयद वंश डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत सारा डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा दोस्तों, है ना। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश डिस्कस कर चुके हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके विजिट करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। लेक्चर्स देखने के बाद आपकी आसान हो जाएगी समझने पढ़ने में। हर एक फैक्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने की कोशिश की हूँ, समझाने की कोशिश की हूँ। तो उसके बाद आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके बाकी चीज भी देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हूँ। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम संयद वंश और लोधी वंश दोनों को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, संयद वंश कैसे आया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था, है ना। ये देखो, ये तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसके शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, किसके शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में। ये क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि किसके शासनकाल के दौरान तैमूर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। तो यही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम की बात है। तो ये एक क्वेश्चन बनते रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, तैमूर के लगातार आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से तहस हो चुका था। पूरी तरह से तहस हो चुका था और उसे 1398 तक लूट लिया गया था। किसको? दिल्ली को। 1398 तक लूट लिया गया था दिल्ली को, है ना। फिर क्या हुआ उसके बाद, तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंध को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। जो सिंध के पास मुल्तान था, तो उसने सिंध को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने मुल्तान को जीत लिया था। तो तैमूर ने खिज्र खां को, किसको? खिज्र खां को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया। समझ में आया? तो खिज्र खां कैसे आया। उसके बाद खिज्र खां ने उसके बाद उथल पुथल भरे समय में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कहां पे? दिल्ली पे। खिज्र खां ने उथल पुथल भरे समय में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी दिल्ली में, तो खिज्र खां ने क्या किया? 27 मई 1414 को, यहां देखो ये जो तारीख है यानी 27 मई 1414 को दिल्ली की सत्ता दौलत खां लोधी से छीनकर संयद वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों ऐसा हुआ था। क्या हुआ समझ में आया मैंने जो बताया, है ना। खिज्र खां ने 27 मई 1414 को दिल्ली की सत्ता दौलत खां लोधी से छीनकर संयद वंश की स्थापना कर दी। और संयद वंश शुरू हुआ दोस्तों। वैसे करने के बाद संयद वंश शुरू हुआ। तो ये समझ में आया जो मैंने बताया। ऐसे करके संयद आया दोस्तों। ऐसे करके क्या आया? संयद वंश आया दोस्तों, है ना। तो जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था दिल्ली में, तो वहां के जो सुल्तान थे वो राजधानी छोड़ के भाग गए थे और 15 दिन तक दिल्ली के बाहर रहे थे, है ना। तो उसी टाइम पे खिज्र खां ने अपना दिमाग लगाया और सत्ता हासिल कर ली। दौलत खां लोधी से छीनकर संयद वंश की स्थापना कर दी। तो अब समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं संयद वंश के बारे में। संयद वंश दोस्तों, संयद वंश क्या था, है ना। तो संयद वंश क्या था, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना अपने को, संयद वंश क्या है करके। तो संयद वंश नाम कैसे पड़ा दोस्तों? क्या हुआ, संयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नाम याद रखना है, खिज्र खां। क्वेश्चन आता है संयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां नाम कैसे पड़ा दोस्तों? खिज्र खां के विनम्र और पैगंबर जैसे स्वभाव से उसे संयद की उपाधि दी गई थी, इसलिए वो संयद वंश कहलाया। खिज्र खां के विनम्र और पैगंबर जैसे स्वभाव से उसे संयद की उपाधि दी गई थी। संयद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तैमूर उसे संयद कहता था, इसलिए वो संयद वंश कहलाया दोस्तों। संयद वंश ने 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक के शासन किया। लगभग कितने? 37, यानी ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 37 वर्ष तक शासन किया है। संयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा है। इतना समझ में आया।
अब अगला फैक्ट देखते हैं तो समझ में आया कब से कब तक शासन किया है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके, उसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर उसे रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी। क्यों करी थी इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण इसलिए करी थी दोस्तों, क्योंकि जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग ने जब मुल्तान को जीता है ना, सिंध के पार करने के बाद मुल्तान को जीता, तो उसने क्या किया, इसका राज्यपाल नियुक्त कर दिया है ना, मुल्तान का राज्यपाल इसको नियुक्त कर दिया खिज्र खां को। तो जब दिल्ली की सत्ता गड़बड़ाई तो दिल्ली की सत्ता को इसने जीत लिया, खिज्र खां ने। जब खिज्र खां ने दिल्ली को जीत लिया, लेकिन उसने ही नियुक्त किया था, किसने, तैमूर लंग ने उसको नियुक्त किया था। तो तैमूर के ही अधीन वो कार्य कर रहा था, इसलिए उसने यहां बोला गया है कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, क्योंकि सुल्तान तो वो है, बोले उसने मेरे को दिया है ना। तो उसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रहा। रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रहा। रैयत ए आला किसको बोलते हैं दोस्तों, क्या होता था, रैयत ए आला का मतलब होता था जागीरदार। क्या होता था, जागीरदार। जागीरदार का मतलब है कि राजा से भेंट की गई भूमि इसको भेंट में मिली थी कि नहीं, भेंट में कैसे मिली, क्योंकि उसने, तैमूर ने उसको मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया, और जब वो राज्यपाल था तो दिल्ली को जीता, लेकिन नियुक्त उसने किया था तो वो सोच रहा था उसने मेरे को भेंट में दिया है और मैं यहां जीता हूं, इसलिए उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आता है, रैयत ए आला का मतलब जागीरदार, जागीरदार के रूप में ये था, जागीरदार के रूप में था, यानी उससे राजा से भेंट, सुल्तान से भेंट की गई भूमि के द्वारा, है ना, इसलिए रैयत ए आला की उपाधि धारण करी, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। अब जब इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी तो ये क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, मैंने बताया सेनापति था, है ना, सेनापति था उसका, तैमूर लंग का सेनापति था, जब तो उसको इधर का राज्यपाल नियुक्त किया था, है ना। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने, भारत से, जब भारत को उसने जीत लिया, मुल्तान को, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर को जीता, तो भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था, समझ में आया। तैमूर लंग भारत से वापस लौटते समय इसको ये देके चले गया, है ना, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर देके शासक नियुक्त करके चले गया दोस्तों, है ना। तो उसने क्या किया, खिज्र खां ने नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र, देखो तैमूर लंग तो बाद में मर गया, तैमूर लंग मर गया, लेकिन उसका जो पुत्र हुआ था वो उसका उत्तराधिकारी बना था, जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा, है ना, यानी ये नाती था उसका, तैमूर का नाती, है ना, तैमूर का नाती था। तो खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, टैक्स भेजता था, क्योंकि वो उसके वजह से यहाँ शासन कर रहा था, उसने दिया था इसको, इसलिए उसको नियमित रूप से टैक्स भी भेजता था, इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, है ना। तो ये याद रखना है, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, टैक्स भेजता था। उसके बाद क्या हुआ, खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई दोस्तों। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई, 1421 में हो गई। तो उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ, खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां, खिज्र खां का पुत्र कौन था, मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करी, इसने शाह की उपाधि धारण करी, है ना, और गद्दी पर बैठा, उसके बाद क्या हुआ, ये गद्दी पर बैठा, शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया, कौन, ये अगला शासक कौन बना, मुबारक खां, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये एक राइटर इनका नाम, ये कौन थे, तो ये भारतीय मुस्लिम साहित्यकार रहे हैं, ये साहित्यकार थे, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था याहा बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, इसको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, उसके दरबार में रहता था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही में हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों, सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तारीख ए मुबारक शाही जो दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का एक ग्रंथ है, वो किसने लिखा है,
तो वो इसने लिखा है, याहा बिन अहमद सर हिंद ने लिखा है, याहा बिन अहमद सर हिंद ने लिखा है। तो ये बुक का नाम पूछा जा सकता है, किसने नाम लिखा है ये पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि सैयद वंश की जानकारी हमको किस ग्रंथ से मिलती है, किस किताब से मिलती है। तो तारिक ए मुबारक शाही से मिलती है, याद रखना है। इतना समझ में आ गया। अगला होता है, अगला याद रखना है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी, है ना, मुबारक शाह ने की थी। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना, एक जगह की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मुबारक शाह के बाद एक और शासक बनता है जिसका नाम क्या था, अहमद शाह। यहां पे लिखा नहीं है लेकिन अपने को पता होना, नहीं अहमद नहीं, मोहम्मद है, मोहम्मद। इसके बाद एक और शाह बनता है मोहम्मद शाह। ये तो इसका भी रोल काल यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत ही रोल काल रहा था इसका, है ना। तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह भी एक सुल्तान बनता है सैयद वंश का। उसके बाद सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह था, है ना, अलाउद्दीन आलम शाह था। इतना याद रखना है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सैयद वंश का चौथा और अंतिम शासक था, है ना। ये शासक के रूप में ज्यादा अभियान पर नहीं गया। ये शासक जब बना था तो ज्यादा शासक के रूप में ज्यादा अभियान पर नहीं गया। ये ज्यादातर समय कुरान पढ़ने में बिताता था, है ना, ज्यादातर समय कुरान पढ़ने में बिताता था दोस्तों। तो इसी के टाइम पे क्या होता है, सुन लो इसी के टाइम पे पहले तो आलम शाह ने 1448 में दिल्ली छोड़कर बदायूं में अपना कार्यभार छोड़ दिया। इसने बदायूं चले गया, बदायूं में अपना कार्यभार छोड़ गया और 3 साल तक के उधर ही था, समझ लो 3 साल तक के उधर ही था। तो उस टाइम पे जो आता है कौन, ये बहलोल लोधी जिसने दिल्ली पर कब्जा करने के 2 पहले प्रयास कर चुका था। ये बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब्जा करने के 2 पहले प्रयास कर चुका था, है ना, तो दिल्ली वंश की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए राजधानी पर नियंत्रण करके रखा था इसने कि ये दिल्ली को मैं कब्जा करूंगा करके। तो ये तो ऐसे ही सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। तो उसी के टाइम पे क्या हुआ, फिर उसी के टाइम पे क्या होता है, आलम शाह एक अच्छा शासक साबित नहीं हुआ, अच्छा शासक नहीं था, है ना। वे स्वतंत्र रूप से राज्य छोड़ दिया और बदायूं चले गया, रूप से दिल्ली छोड़ गया और बदायूं चले गया। बहलोल लोधी ने लोधी वंश का गठन कर दिया, है ना, बहलोल लोधी ने लोधी वंश का गठन कर दिया और 3 साल बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने लोधी वंश ने बहलोल लोधी ने लोधी वंश का गठन कर लिया था और 3 साल बाद उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया दोस्तों, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद ये आलम शाह 1478 में आलम शाह की मृत्यु हो गई और सैयद वंश का अंत ही हो गया, है ना। 1478 में आलम शाह की मृत्यु हो गई और सैयद वंश का अंत ही हो गया। तो इतना अपने को समझना है, सैयद वंश से इतनी काम की जानकारी थी यहाँ पे, है ना। सैयद वंश से इतनी काम की जानकारी मैंने आपको दिया। फिर लोधी वंश आया उसके, तो देखो इसके 4 सुल्तान इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक है खिज्र खां, है ना, उसके बाद दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है आलम, क्या लिखा है यहाँ, अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश से इतना ही है। सैयद वंश ने 37 साल तक के शासन रहा है इसका दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसका रहा है, किस वंश का रहा है, तो सैयद वंश मत लगा देना, याद रखना है ना। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा है। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा है। कितने साल रहा है मैंने बताया था, याद नहीं आ रहा है अभी, तो है ना, मात्र 30 साल। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रखा है। सैयद में छोटा सा लिखा हुआ करके सैयद मत लगा देना। खिलजी वंश 30 साल था और सैयद वंश 37 वर्ष रहा है। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, सैयद, उसका, खिलजी का। अब बात करते हैं अपन लोधी वंश की दोस्तों। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक के दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। 1521 तक के दिल्ली सल्तनत में शासन किया है दोस्तों, है ना। तो देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लोधी वंश जो था ये खिलजी नहीं, यानी लोधी वंश जो था
दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोधियों का था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार, अफगान अफगान अभी तक जो उधर पढ़ रहे थे अपन वो तुर्क थे, और ये कौन थे? अफगान है, अफगान। तो क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली का प्रथम अफगानी शासक या अफगान शासक परिवार लोधियों का था, है ना। वे एक अफगान कबीले के थे, वे एक अफगान कबीले के थे, है ना। और वो फिर भारत में आए धीरे धीरे, और इधर साइड मुल्तान, पेशावर, ये सब जीतते जीतते यहाँ पे। तो ये इसने कैसे जीता था लोधी ने, मैंने बता दिया ना इसको आपको। हाँ, उसके बाद देखो लोधी वंश से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1451 में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, कैसे बैठा है? तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्या उपाधि धारण किया था इसने? बहलोल शाह गाजी के उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये इसने स्थापना कब की? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। नहीं, इसने तो ये वो करा था, उपाधि धारण की थी 1451 ही याद रखना है, 1451। लोधी वंश का संस्थापक पूछा जाता है बहलोल लोधी, और ये एक अफगानी था, याद रखना है ना। ये दिल्ली के लोधी वंश का प्रथम सुल्तान था ये बहलोल लोधी, है ना, जो सैयद वंश के अंतिम शासक को हराकर यहाँ पे दिल्ली में आया था। तो ये पंजाब का राज्यपाल था उस टाइम पे, है ना। दिल्ली सल्तनत में 19 अप्रैल 1451 को इसने सत्ता ग्रहण करी। ये सत्ता ग्रहण करने का तारीख है ना, इसने ग्रहण किया दोस्तों। बहलोल ने विद्रोहियों को शांत करने हेतु बहुत प्रयास किए और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ग्वालियर, जैनपुर और ऊपरी उत्तर प्रदेश तक फैलाया दोस्तों इसने, है ना। इसने ग्वालियर, तो इसने दोस्तों इसने अमीर की उपाधि भी धारण की थी, और इसने ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर को भी पराजित किया था, याद रखना है। ये जो बहलोल लोधी था, इसने ग्वालियर, इसने मैंने बताया ना आपको, इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और ग्वालियर, जैनपुर और उत्तर प्रदेश तक फैलाया। और ग्वालियर में किसको पराजित किया था? इसने ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर को भी पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है वनडे एग्जामों में, है ना। तो ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर को भी इसने पराजित किया था। तो उसके बाद यहां तक अपन ने पढ़ लिए। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलवाया था। इसने खुद एक सिक्का चलवाया, उसका नाम ही रख दिया था बहलोल सिक्के का प्रचलन चलवाया था, याद रखना है। अगला फैक्ट है, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। मकसद ए अली कहकर पुकारता था दोस्तों। तो बहलोल लोधी राज्य दरबार में सिंहासन पर ना बैठकर, ये सिंहासन पर जाके नहीं बैठता था, ये दरबारियों के बीच बैठता था। और बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, मकसद एक अली कहकर पुकारता था, उनकी इज्जत करता था। और ये दरबार में ना बैठकर, दरबार सिंहासन पर ना बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था। और बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, याद रखना है। उसके बाद क्या होता है देखो, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था, इज्जत करता रहा होगा, है कि नहीं। तो स्वयं भी खड़ा हो जाता था। तो वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था, ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, बहलोल लोधी का पुत्र जिसका नाम था निजाम खां, 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा निजाम शाह, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम शाह 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है दोस्तों। दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपने को जानकारी होना निजाम खां के बारे में। तो निजाम खां कौन था दोस्तों? तो इसी का नाम था सिकंदर खां लोधी, इसी का नाम था सिकंदर खां लोधी। इसके बचपन का नाम था निजाम खां, इसके बचपन का नाम था निजाम खां। लोधी वंश का द्वितीय शासक था, ये लोधी वंश का द्वितीय शासक था, है ना। ये सुल्तान बनने में कठिनाइयों का मुख्य कारण, इसके सुल्तान बनने में कठिनाइयों का मुख्य कारण था इसका बड़ा भाई, जिसका नाम था क्या?
बरबक शाह, इसका भाई था एक बरबक शाह। तो इसको सुल्तान बनने में थोड़ी सी कठिनाई हुई। इसका एक भाई था बरबक शाह, जो जैनपुर का राज्यपाल था। जो बरबक शाह था वो जैनपुर का राज्यपाल था दोस्तों, है ना। उसने भी गद्दी पर अपने पिता के सिकंदर के नामांकन के बावजूद, सिकंदर चाहता था मैं बनूं, है ना, सिकंदर लोदी चाहता था मैं बनूं, वो बोलता था मैं बनूं, लेकिन बाद में इनने सलाह मशवरा किए, है ना, सलाह खून खराबा हुआ और सलाह मशवरा किए और जैनपुर सल्तनत उसको दे दिया। इसने बाराक शाह को जैनपुर सल्तनत दे दिया और खुद दिल्ली पर बैठा, है ना। तो ये समझ में आ गया निजाम शाह के बारे में। निजाम शाह नहीं है, निजाम खान। अगला फैक्ट है 1504 में सिकंदर लोधी का ही तो नाम निजाम शाह था, ने आगरा शहर की स्थापना करी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, आगरा शहर की स्थापना करी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आमतौर पर आगरा पहले से प्राचीन शहर रहा है, आगरा पहले से ही प्राचीन शहर था, लेकिन उसको स्थापना करने का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी, है ना। मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। अगला है, भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने चलाया था। तो क्या है ये? तो सिकंदर लोधी ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना चलाया, जिसे गज ए सिकंदरी कहते थे, गज ए सिकंदरी या गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, जो 30 इंच का था। जो कितने इंच का था? जो 30 इंच का था, 30 इंच का था, है ना। लाजिक पैमाने का क्या? लाजिक पैमाना था एक प्रकार का है, तो लाजिक मापने का पैमाना था, है ना। यह महत्वपूर्ण मापदंड था एक प्रकार का, जो व्यक्ति या उसकी कार्य क्षमता के प्रति संबंध होता था। तो इतना ही याद रखना है अपने को, जो यहाँ पे जो परीक्षा में आता है, भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने, जिसे गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने करवाया था, याद रखना है। अगला फैक्ट है, गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में थे निम्नलिखित में से किस शासक ने गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, तो वो था सिकंदर लोधी। ये गुल रुखी शीर्षक के और फारसी भाषा में लिखता है दोस्तों, है ना। सिकंदर लोधी मुख्य रूप से साहित्यिक गतिविधियों के बजाय अपने प्रशासनिक और सैन्य कौशल के लिए भी जाना जाता है, यानी कि वो साहित्यिक गतिविधियों और सैन्य कौशल के लिए भी जाना जाता है। तो ये जो था, ये गुल रुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था, याद रखना है। गुल रुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है और आते रहेगा आगे भी। अगला फैक्ट है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक के अपन ने पढ़े तो दिल्ली राजधानी रखते थे लोग, दिल्ली, है ना, दिल्ली से। तो ये क्वेश्चन बनता है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। क्वेश्चन आता है, आगरा को नई राजधानी किसने बनाया? तो सिकंदर लोधी ने बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम रखा गया था फरहंगे सितरंगी के नाम से अनुवाद किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन पूछेगा, किसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? उसका नाम था फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था। फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था, याद रखना है। ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। तो इसके आदेश पर, किसके? सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया था, याद रखना है। आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद किया गया था, फारसी भाषा में पूछा जा सकता है। इसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर, जो नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर था दोस्तों, इसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए
दे दिया, मांस तोलने के दे दिया। तो ऐसा ऐसा सुल्तान था दोस्तों, समझ रहे हो कि नहीं? ये अच्छा सुल्तान नहीं था, क्योंकि ये धर्म के नाम पर धर्म की आलोचना करता था, है ना। तो इसने क्या किया, नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए भेज दिया। बताओ, ऐसे ऐसे सुल्तान रहे, है ना। तो मांस तोलने के लिए भेज दिया। इतना समझ में आया? क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखना है। इसने मुसलमानों को ताजिया का मतलब क्या होता है? जो मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया निकाला जाता है, उसे ही ताजिया कहते हैं दोस्तों। ताजिया क्या है? तो मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में जो ताजिया निकाला जाता है, उसे ही ताजिया कहते हैं। तो इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया। पीरों क्या होता था दोस्तों? पीरों क्या होता था? तो पीर सूफीवाद होते थे, सूफीवाद संत होते थे, है ना। सूफीवाद संत होते थे, जो संत होते थे, जिसको अपन बोल सकते हैं सूफी मास्टर या आध्यात्मिक मार्गदर्शक देने वाले, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले लोग, है ना। तो उसने क्या किया, ताजिया निकालने, पीरों के पास जाने और जो संतों की मजार बनी हुई थी, संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने, सिकंदर लोदी ने, कि स्त्रियां वहां नहीं जाएगी करके, है ना। अगला देखो, गले की बीमारी के कारण, इसको गले में एक बीमारी हो गई थी, बोल सकते हैं उसको गले का कैंसर, है ना। तो गले में बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। 21 नवंबर 1517 को हो गई सिकंदर लोदी की मृत्यु। समझ में आ गया? गले की बीमारी के कारण। तो ऐसा करके इसका काम खत्म, ये इसका काम खत्म हो गया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन उसका पुत्र, उसी दिन जिस दिन ये मरा, उसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। बोले अब ये बनता है, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। थोड़ा बैटरी कम है, चार्ज कर लेता हूं। इब्राहिम लोदी के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ये भारत में 1517 से लेकर 1526 तक के राज किया इसने। 1517 से लेकर 1526 तक राज्य किया और मुगलों द्वारा पराजित हो गया। तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। इब्राहिम को अपने पिता सिकंदर लोदी के मरणोपरांत गद्दी मिली थी, है ना। मरणोपरांत, मरने के बाद गद्दी मिली थी, परंतु उसकी शासकीय योग्यता अपने पिता के समान नहीं थी। अपने पिता के समान वो शक्तिशाली नहीं था उतना, उसकी शासकीय योग्यता अपने पिता के समान नहीं थी। उसने अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा था उसको। इब्राहिम लोदी को अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा था, अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा था। राणा सांगा ने साम्राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रसार किया था। उसके पश्चिम साइड में राणा सांगा था। राणा सांगा ने अपना साम्राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक प्रसार किया था और आगरा पर हमला करने की धमकी दी थी इसको, आगरा पर हमला करने की धमकी दी थी। पूर्व में भी विद्रोह शुरू हो गया था, जो पूरब वाला एरिया था उधर भी विद्रोह शुरू हो गया था। इब्राहिम ने अपने पुराने वरिष्ठ सेना कमांडर जो था उसको बदलकर एक नया वफादार सेना कमांडर रखा था, है ना, रखा था कि कोई दिक्कत अगर आए तो ये निपटेगा करके, तो रखा था। तब उसने अपने लोगों से ही डराने धमकाने लगे थे, उसके जो लोग थे उसको डराने और धमकाने लगे थे दोस्तों। अंततः अफगानी दरबारियों ने बाबर को काबुल से भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। देखो किस किस ने आमंत्रित किया था ये पूछा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा जिसका नाम था आलम खान ने दिया था। ये क्वेश्चन आते रहता है कई बार। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था कि बोले आओ और इसको निपटाओ, है ना, या फिर आओ और इससे युद्ध करो। तो निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने उसको बोला था। आलम खान ने निमंत्रण दिया था। ये समझ में आ गया कि है ना। उसके बाद क्या होता है, उसको निमंत्रण दिया तो वो आया। तो उसके बाद क्या हुआ तो ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ 2-3 फैक्टर काम के लिखे हुए हैं, पहले इनको समझा देता हूं मैं।
संभावत्या दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। दोस्तों ये एक फैक्ट के बारे में कंफ्यूजिंग पॉइंट में बता देता हूँ। ये एक फैक्ट तो यहाँ लिखा है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पहले आ चुका है और आते रहेगा, इसलिए उसको याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आया, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या लगाते आप? सिकंदर लोधी लगाते क्या? नहीं, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ये था, है ना। यहां भी लिखा हुआ है कि ये भी भाग लेता था, लेकिन प्रथम सुल्तान पूछेगा तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था और उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों का भी सरकारी पद पर नियुक्त किया था। भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक अगर ऑप्शन में देता है तो मोहम्मद बिन तुगलक लगाना है। ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक भी देगा, सिकंदर लोधी भी देगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक लगाना है, याद रखना है। बाकी ये फैक्ट को भी पढ़ लेना है ना। अगला फैक्ट है, दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाई थी। तो दोस्तों दिल्ली में एक मोट मस्जिद है, दिल्ली की मोट मस्जिद दिल्ली में स्थित है, एक विरासत इमारत है ना। इसका निर्माण 1505 में लोधी वंश के सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान उसका एक प्रधानमंत्री होता था, उसका एक प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे, तो प्रधानमंत्री या वजीर मियां भोइया द्वारा बनाया गया था। जो नाम लिखा है मियां भोइया के द्वारा बनाया गया था, है ना, मियां भोइया के द्वारा बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यही आएगा, मोट मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोधी ऑप्शन दे सकता है, और नहीं देगा तो उसके वजीर का नाम देगा, मियां भोइया ने करवाया था दोस्तों, उसी के लिए, है कि नहीं। अगला फैक्ट है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और इस युद्ध में मारा गया। तो पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। पानीपत का युद्ध उत्तर भारत में लड़ा गया एक बहुत जबरदस्त युद्ध था जिसमें पूरा इतिहास को पलटकर रख दिया। इसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध को जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, है ना, नींव पड़ी बस। तो क्या हुआ था देखो, बता रहा हूं। 21 अप्रैल 1526, ये क्वेश्चन आता है, पूरी तारीख याद रखना, 1526 याद रखने से नहीं होगा। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। 1526 में काबुल के तैमूर शासक बाबर की सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक ज्यादा बड़ी सेना से युद्ध में परास्त हुआ था दोस्तों। तो ज्यादा बड़ी सेना किसकी थी? तो एक तो थी बाबर की सेना और दूसरी थी इब्राहिम लोधी की सेना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये युद्ध कहां हुआ था? तो 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव में लड़ा गया था दोस्तों, जो वर्तमान में हरियाणा में है। पानीपत कहां पर है? हरियाणा में, आप तो जानते हैं। पानीपत वो स्थान था जहां पे लड़ा गया, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से लेकर 25,000 सैनिक थे दोस्तों। बाबर की सेना में कितने थे? 12,000 से लेकर 25,000 सैनिक थे। और वहीं इब्राहिम लोधी की सेना में 13 लाख सैनिक थे दोस्तों। 13 लाख सैनिक थे, बताओ, है ना। 1 लाख से ऊपर सैनिक थे इसके पास, 1 लाख से ऊपर सैनिक थे इब्राहिम लोधी के पास, और बाबर के पास मात्र 12 से 25,000 सैनिक थे। तो क्या हुआ फिर? और इब्राहिम लोधी का साथ जो ग्वालियर के तोमर राजपूत ने इब्राहिम लोधी की ओर से लड़ा था दोस्तों। जो ग्वालियर के तोमर राजपूत थे वो इब्राहिम लोधी की ओर से लड़े थे, याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, बाबर ने इस युद्ध में, बता रहा हूं, तो फिर भी बाबर की जीत हुई। तो बाबर की जीत हुई दोस्तों, तो बाबर की जीत हुई तो इस युद्ध में जो है बारूद का प्रयोग किया गया था। अग्नेय अस्त्रों, जो अग्नेय वाले, आग वाले अस्त्र होते, अग्नेय अस्त्रों और मैदानी तोप खाने की लड़ाई में शामिल थी। इसमें तोप खानों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो ये तोप खानों का प्रयोग किया गया था इसमें कायम है, इसमें इस लड़ाई में तोप खाने का प्रयोग किया गया था दोस्तों, इतना याद रखना है ना। उसके पास 20 मैदानी तोप थे। किसके पास? बाबर के पास 20 मैदानी तोप थे। ये बाकी चीजें इसलिए बता रहा हूं मैं, पेपर में तो यहाँ जो लिखा है वही आएगा। तो ऐसा करके तो इब्राहिम लोधी
एकमात्र शासक था जो युद्ध स्थली में मारा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, युद्ध स्थली में मारे जाने वाला कौन सा शासक था? तो ये लड़ाई लड़ी गई और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध स्थली में मारा गया था, है ना। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला शासक था। इस तरह बाबर की विजय हुई, बाबर जीत गया। इस प्रकार बाबर की विजय हुई, बाबर जीत गया और बाबर ने काबुल की जनता को चांदी के सिक्के दिए जीतने के बाद, है ना। काबुल की जनता को चांदी के सिक्के दिए और उसके उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी और इसके बाद यहीं से मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बारे में अपन अगले मुगल के टाइम पे पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया है, काम की चीजें मैंने बता दिया। इसके बारे में बता दूं, ये दौलत खां लोधी जो था, है ना, ये पंजाब का शासक था। तो दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के शासन में पंजाब का राज्यपाल था और ये तो उसका चाचा ही था। तो ये समझ में आ गया होगा, एक शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है ना। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित होने के बाद इब्राहिम लोदी मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, बस। और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती 1526 में। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती 1526 में, जो आगे लगभग 200 से अधिक वर्षों तक भारत में शासन करता रहा। जो आगे चलकर 200 से अधिक वर्षों तक भारत में शासन करता रहा। तो ये समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने सैयद वंश डिस्कस किया धमाकेदार तरीके से। उसके अलावा लोधी वंश को ही मैंने बता दिया, काम की जानकारी, कौन कौन शासक रहा है और कैसा क्या हुआ। एक अपने को इमेज तो बन गई कि क्या क्या हुआ था करके। उसके बाद आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों, यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। इस तरीके से मैंने दिल्ली सल्तनत सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।